सारा एक छोटी कंपनी के मार्केटिंग विभाग में काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग करना ये उसका काम है। इसमें भारतीय ऑडियंस के लिए सुटेबल फैशनेबल कपड़े इंक्लूडेड है। पहले वो ऑफलाइन मार्केटिंग के तरीके यूज करके ज्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती थी। उसके एक दोस्त से उसे सोशल मीडिया पोस्ट्स और इमेजेस के बारे में पता चला। ये मार्केटिंग के लिए कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में जानकारी मिली। सोशल मीडिया पोस्ट ऑडियंस से ज्यादा जुड़ने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए सोशल मीडिया इमेजेस और पोस्ट क्या होते हैं और सारा एक पोस्ट कैसे बनाती है ये देखते हैं। इस एक्टिविटी के बाद आप ये चीजें जान जाएंगे। सोशल मीडिया इमेजेस और पोस्ट्स क्या होते हैं, इसका स्पष्टीकरण। सोशल मीडिया पोस्ट का इंपॉर्टेंस जानना। सोशल मीडिया जिन लोगों के लिए उपयुक्त है उन्हें पहचानना। कलर थियरी क्या होती है, इसका स्पष्टीकरण। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट यूज करके सोशल मीडिया इमेजेस और पोस्ट क्रिएट करना। सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक मैसेजेस इत्यादि स्वरूप में इंफॉर्मेशन या आइडियाज तैयार करने और शेयर करने में एनेबल करता है। सोशल मीडिया इमेजेस क्या होती हैं? सोशल मीडिया इमेजेस ऐसे चित्र होते हैं जिनका कोई उद्देश्य होता है। ये कुछ जाने माने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरे लोगों ने पोस्ट की हुई इंफॉर्मेशन देखने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खोल सकता है या फिर उन्हें जो चाहिए वो पोस्ट कर सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट क्या होते हैं? जब एक यूजर सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल से कुछ शेयर करता है तो शेयर किए हुए उस कंटेंट को सोशल मीडिया पोस्ट कहते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट वीडियोस, टेक्स्ट्स, इमेजेस और दूसरे कंटेंट की लिंक के स्वरूप में भी होते हैं। What are the types of social media posts? Social media posts are a great tool to interact and engage with your followers or customers. Polls and surveys, infographics, competitions, live streams, and videos are the most frequent used types of social media posts. सोशल मीडिया पोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सोशल मीडिया सबको हमारे जीवन की झलक दिखाने में मदद करता है, चाहे वो हमारे मित्र हो या फिर हमारे ऑडियंस। ये हमें मौजूदा या नए बिजनेस में बड़े मकाम तक पहुंचने में मदद करता है और उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या फिर दोनों का एडवर्टाइज करने में मदद करता है। ये उनको उनके क्लाइंट्स और टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करता है। बिजनेस मार्केटिंग और जागरूकता निर्माण करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट का यूज कर सकते हैं। नियमित स्वरूप से पोस्टिंग करने से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स इन पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वे पोस्ट दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर तुरंत उस पर कमेंट कर सकते हैं। आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए उस सोशल मीडिया पोस्ट को बनाने वाले से चैट भी कर सकते हैं। कंपनियां कस्टमर सर्वे भी बनाती हैं। वे उसके लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिंक्स देती हैं, जिससे प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करने के लिए अच्छे रिव्यूज मिलना आसान हो जाता है। क्या आपको पता है एम्बेसडर, जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, कहते हैं कि 71% ग्राहक जिन्हें ब्रांड का अच्छा अनुभव मिला है सोशल मीडिया सर्विसेज के बारे में, वे दूसरों को इसके रेकमेंड करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट का बिजनेस पर क्या असर होता है? एक प्लेटफॉर्म के स्वरूप में सोशल मीडिया लोगों को सुलभता से बातचीत करने के लिए सक्षम करता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग एक पोस्ट या इमेज के नीचे कमेंट करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया या राय बताते हैं। सोशल मीडिया ने पोल्स और सर्वेस की मदद से कस्टमर फीडबैक मिलना आसान कर दिया है।
बिजनेस कमेंट्स पर तुरंत जवाब दे सकते हैं और जहां पर वे लिखे हैं वहां टैग कर सकते हैं। इससे ब्रांड की इमेज अच्छी बनाने में मदद होती है। इससे ग्राहक खुद को खुश और इम्पोर्टेंट होने की भावना मिलती है। हमें ये भी पता है कि सोशल मीडिया पोस्ट दिखने में अच्छे होते हैं, वे दूसरे मार्केटिंग के तरीकों की तुलना में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। बिजनेस कस्टमर्स को विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुफ्त प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। कस्टमर्स इसके बदले में प्रोडक्ट या सर्विसेज की दूसरों को सिफारिश करते हैं। इससे पिछले कुछ वर्षों में बिजनेस का बहुत विकास किया है। क्या आपको पता है, रिसर्च कहता है कि 72% लोग ऑनलाइन रिव्यूज उसी तरह देखते हैं जैसे उनके मित्र या रिश्तेदारों ने उनको खुद रेकमेंड किया है। Who needs these social media images? Images are much more interesting to look at than long texts. Therefore, everyone can make use of social media images to leave a lasting impression on the minds of their audience. सोशल मीडिया इमेजेस प्रभावी क्यों होते हैं? अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके ऑडियंस के लिए अलग अलग तरह के उद्देश्य से काम करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज किए जाने वाली इमेजेस ऑडियंस का उस प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। इससे इन इमेजेस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिलने में मदद होगी। एक ही कंटेंट अलग अलग प्रकार के इमेजेस का यूज करके उनके ऑडियंस के प्रकार अनुसार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा सकता है। आपको हर सोशल मीडिया इमेज या पोस्ट पर आधारित टारगेट निर्धारित करने पड़ेंगे। ये आपके बिजनेस के सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के भाग स्वरूप काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस नया है तो आप सोशल मीडिया इमेज पर 15,000 व्यूज का टारगेट रख सकते हैं। आप एक दिन में 50 से 70 नए फॉलोअर्स की अपेक्षा कर सकते हैं। तो आपके सोशल मीडिया इमेजेस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए प्रभावी है, ये निश्चित कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से पोस्ट करते रहिए। कलर थियरी क्या होती है? ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसे सोशल मीडिया डिजाइनर्स यूजर्स के साथ कन्वर्स करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें आकर्षक कलर स्कीम्स यूज होते हैं। इसे कलर थियरी कहते हैं। आपको कलर थियरी की अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपको यूजर्स को एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस देना है। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिससे यूजर्स को एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस मिलता है। आपकी इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांडिंग के अनुसार आपको आपके डिजाइन्स के लिए कलर्स चुनने होंगे। ये और फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है, जैसे कि यूजर्स की उम्र, उनका लिंक और उनकी पसंद। यूजर्स के कलर की पसंद निश्चित करने के समय हमें यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग का लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, कलर्स के 3 ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी, जो प्राथमिक स्वरूप में मिलते हैं। सेकेंडरी, जो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके प्राप्त किए जाते हैं। टर्शियरी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करके प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा डिजाइन बनाने के लिए जो उसमें दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता है। आप इनमें से कई कलर स्कीम्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोनोक्रोमेटिक, जिसमें एक ही व्यू के अलग शेड्स यूज करके अलग अलग एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। एनालॉग्स कलर स्कीम में कलर व्हील पर एक दूसरे के बाजू में जो 3 कलर होते हैं वे यूज करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री जो ऑपोजिट कलर यूज करते हैं, जिससे कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमाइज होता है। क्या आपको पता है, सर आइजैक न्यूटन ने 1667 में कलर व्हील का आविष्कार करने के बाद कलर थियरी की संकल्पना प्रस्तुत की थी। Which fonts look good on social media? Some of the eye-catching fonts for a social media post are Montserrat, Novecento, Playfair Display, Merryweather, Open Sans and Stay Writer. सोशल मीडिया कंटेंट के लिए कौन से फॉर्मेट सबसे ज्यादा सुटेबल हैं? डिजिटल कंटेंट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल फॉर्मेट्स है .png, .jpg,
.gif और .svg। आपके सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार आपको योग्य फॉर्मेट चुनना होगा। जिन इमेजेस में टेक्स्ट होता है वो PNG फाइल होनी चाहिए। उदाहरण, एक ब्रांड लोगो जिसमें टेक्स्ट है। ट्विटर और लिंक्डइन के लिए एक फॉर्मेट की सिफारिश की जाती है, .jpg, .gif या फिर .png। पिंटरेस्ट प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए ये सिर्फ .jpg और .png है। टम्बलर के लिए योग्य फॉर्मेट .jpg, .gif, .png और .bmp। What are the sizes and aspect ratios for different social media images? Let's take a look at the size requirements for social media images for different digital platforms. A. Facebook. Cover photo size for desktop 820 into 312 pixels. For mobile 640 into 360 pixels. Profile photo size for desktop not less than 180 into 180 pixels. For mobile, not less than 140 into 140 pixels. Banner dimensions 1200 into 630 pixels. Link or update image size 1200 into 628 pixels. Event cover image size 1200 into 628 pixels. Group cover photo size for desktop 1640 into 662 pixels. For mobile, 1640 into 859 pixels. B. Twitter. Profile picture size 400 into 400 pixels. File size should be less than 2 MB. Cover photo size 1500 into 500 pixels. File size should be less than 5 MB. Shared image 900 into 450 pixels. In-stream photo size 440 into 220 pixels. File size 10 MB maximum. C. LinkedIn. Personal profile photo 400 into 400 pixels. Personal profiles cover image 1584 into 396 pixels. Aspect ratio 4:1. Logo size on the company page 300 into 300 pixels minimum, 400 into 4000 pixels maximum. File size 4 MB maximum. Cover image of company page 1584 into 768 pixels. Blog post image 1350 into 440 pixels. File size 10 MB maximum. D. Pinterest. Profile image 165 into 165 pixels. Pin size 236 pixels into adjustable height 2:3 ratio for vertical pins suggested. Board image size 222 into 150 pixels. E. Instagram. Profile photo size 110 into 110 pixels. Photo size 1080 into 1080 pixels. Photo thumbnail 161 into 161 pixels. F. Tumblr. Profile photo size 128 into 128 pixels. Image post 500 into 750 pixels. Image file size not more than 10 MB. Animated GIF size under 1 MB and maximum at 500 pixels. G. YouTube. Channel cover photo 2560 into 1440 pixels. Channel icon 800 into 800 pixels. Video uploads 16:9 ratio. Keeping this ratio fixed, your video can be uploaded in various resolutions such as 4K, 3840 into 2160 pixels, 2K, 2560 into 1440 pixels, 1080p, HD, 1920 into 1080 pixels, 720p, HD, 1280 into 720 pixels, 480p.
854 into 480 pixels. 360p, 640 into 360 pixels. 240p, 426 into 240 pixels. 144p, 256 into 144 pixels. क्या आपको पता है कि 820 गुना 360 कवर फोटो साइज यूज करके और उसमें सारे एलिमेंट सेफ जोन में ऐड करके, जो कि 640 गुना 312 है, ये फेसबुक इमेजेस और पोस्ट के लिए सिफारिश की जाती है। क्या आपको पता है, आप अगर फेसबुक पर बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं तो आप इमेज साइज 1200 गुना 628 पिक्सेल्स रखने और उसमें सिर्फ 20% टेक्स्ट रखने के बारे में सोचिए। क्या आपको पता है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपकी कम से कम 1080 पिक्सेल्स विड्थ की इमेज अपलोड करनी होगी, जिसका एस्पेक्ट रेशो 1.91 से 1 और 4 से 5 के बीच में है। सोशल मीडिया इमेज या पोस्ट के लिए कौन से टूल्स का यूज किया जा सकता है? सोशल मीडिया के लिए तुरंत वीडियोस बनाने के लिए आप इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। लूमेन 5, बाइटेबल, एनीमेकर आदि। सोशल मीडिया इमेजेस और पोस्ट बनाने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, गूगल स्लाइड्स, कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। आप इन फ्री साइट्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि template.net, गिम्प, फोटोर और बीफंकी। सोशल मीडिया इमेजेस। अब आप जान गए हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट क्या होता है, तो चलिए एक पोस्ट बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एप्लीकेशन खोलिए और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलिए। हम इंस्टाग्राम के लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए हम पहले स्लाइड की साइज बदलते हैं। पावरपॉइंट बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप स्लाइड देता है। उसे बदलने के लिए डिजाइन टैब पर जाइए, स्लाइड साइज पर क्लिक कीजिए। अब कस्टम स्लाइड साइज पर क्लिक कीजिए। इस डायलॉग बॉक्स में हम विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करके स्लाइड की साइज डिफाइन कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम के लिए आइडियल साइज क्या है? ये इंस्टाग्राम फोटो साइज गाइड है जो एस्पेक्ट रेशियोज और डायमेंशंस में दिया है। पहले फोटो के डायमेंशंस नोट कीजिए, जो कि है 1080 गुना 1350 पिक्सेल्स। अब आपको इंचेस या सेंटीमीटर में पावर पॉइंट में स्लाइड की साइज स्पेसिफाई करनी होगी। पिक्सेल्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए unitconverters.net पर जाइए और पहली वैल्यू लिखिए 1080 पिक्सेल्स यानी 28.57। ये नोट करके रखिए। अगली वैल्यू लिखिए 1350 पिक्सेल्स यानी 35.18। इसे भी नोट कीजिए। वापस पावर पॉइंट में जाइए। हम स्लाइड साइज के लिए कस्टमाइज्ड वैल्यू लिखेंगे। विड्थ बॉक्स में कन्वर्ट करने वाली पहली वैल्यू लिखिए। उसके बाद वाइट बॉक्स में दूसरी वैल्यू। स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट हो चुका है, जिसका साइज हमें जैसा चाहिए वैसा कस्टमाइज हो चुका है। ओके पर क्लिक कीजिए। इस विंडो में आप आपके कंटेंट का साइज बढ़ाना है या कम करना है, ये तय कर सकते हैं। एंश्योर फिट पर क्लिक कीजिए। अब स्लाइड साइज आइडियल है, तो हम इंस्टाग्राम के लिए सोशल मीडिया पोस्ट बनाना शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले फाइल को सेव करते हैं। फाइल सेव करने से आपने जो बदलाव किए हैं वे सब सेव हो जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाइए, सेव एज पर क्लिक कीजिए, ब्राउज पर क्लिक कीजिए। इस विंडो में एक फाइल मेन्यू लिखिए, एक लोकेशन चुनिए, क्लिक सेव कीजिए। अब डॉक्यूमेंट सेव हो चुकी है। इसे अब एडिट करते हैं। सभी टेक्स्ट बॉक्सेस को डिलीट कीजिए। रिसेंटली यूज्ड शेप्स टैब से एक रेक्टेंगल शेप ऐड कीजिए। यहाँ जैसे दिखाया है वैसे पेज पर ड्रॉ कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट और अच्छी तरह रीपोजिशन कीजिए। साइज हैंडल से शेप की साइज बढ़ाइए। अब शेप को सिलेक्ट कीजिए
और फॉर्मेट टैब में जाइए। शेप फिल में जाइए, क्लिक मोर फिल कलर। कस्टम टैब से शेप के लिए कलर चुनिए और ओके पर क्लिक कीजिए। अब आउटलाइन निकाल दीजिए। अब इस शेप में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए। इसमें टेक्स्ट ऐड कीजिए। हम पोस्ट के लिए हेडलाइन ऐड कर रहे हैं। टेक्स्ट और उसके लिए एक फॉन्ट साइज सिलेक्ट कीजिए। अब आप पावर पॉइंट में जो उपलब्ध ऑप्शंस हैं उनमें से एक फॉन्ट टाइप चुन सकते हैं। अब टेक्स्ट का साइज बढ़ाइए। टेक्स्ट की साइज शेप के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कीजिए और फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दीजिए। टेक्स्ट को बोल्ड और हाईलाइट कीजिए। सेंटर में अलाइन कीजिए और अब टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन एडजस्ट कीजिए। Ctrl+C और Ctrl+V दबा के टेक्स्ट बॉक्स डुप्लीकेट कीजिए। टेक्स्ट सिलेक्ट करके नया टेक्स्ट लिखिए। हम डिस्काउंट ऑफर की कीमत लिख रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स को रिपोजिशन कर दीजिए। उसके फॉन्ट का कलर बदलिए। आप टेक्स्ट के लिए कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद ओके पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट फॉन्ट का साइज बदलिए और टेक्स्ट बॉक्स का साइज एडजस्ट कीजिए। उसी तरह दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड या डुप्लीकेट कीजिए और उसमें टेक्स्ट लिखिए। टेक्स्ट को जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई या एनहांस कीजिए। आप अलग अलग एडिट करने के लिए उनके टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हैं। इससे आपके सोशल मीडिया पोस्ट दिखने में और आकर्षक दिखेंगे। नए टेक्स्ट के लिए फॉन्ट टाइप सेट कीजिए। उसी तरह स्लाइड के नीचे के भाग में और एक शेप ऐड और टेक्स्ट बॉक्स ऐड कीजिए। इसमें कंटेंट ऐड कर दीजिए और टेक्स्ट को एनहांस कीजिए। उसके बाद हम एक आइकॉन ऐड करने वाले हैं। इंसर्ट टैब में जाइए, क्लिक आइकॉन्स। इस विंडो में एक कीवर्ड लिख के आइकॉन सर्च कीजिए। एक सूटेबल आइकॉन चुनिए और इसे इंसर्ट कीजिए। आइकॉन को रिपोजिशन कीजिए, उसे रिसाइज कीजिए और इमेज को आगे लाइए। उसे नीचे की तरफ प्लेस कीजिए। ये आइकॉन पोस्ट के कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स दिखा रहा है। प्रोग्रेस सेव करने के लिए आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब हम एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में जाइए, क्लिक आइकॉन्स। पिक्चर्स, आपको जो इमेजेस एडिट करने हैं वे सिलेक्ट कीजिए। हम एक साथ अनेक इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस और होल्ड कीजिए और इमेजेस सिलेक्ट कीजिए। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। सभी इमेजेस इंसर्ट हो चुकी हैं। उन्हें लेफ्ट साइड में शिफ्ट कीजिए। अब एक इमेज सिलेक्ट करके उसे स्लाइड पर रख दीजिए। फॉर्मेट टैब से क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इमेज क्रॉप करके व्हाइट स्पेस निकाल दीजिए। इससे फोकस सिर्फ इमेज के विषय पर होगा। क्रॉप किए हुए चेंजेस सेव करने के लिए कहीं भी क्लिक कीजिए। इमेज को पोस्ट पर प्लेस करने के लिए इमेज की साइज और पोजीशन एडजस्ट कीजिए। अब इमेज सिलेक्ट कीजिए और सेंड इट टू बैक। इमेज को जैसे यहाँ दिखाया है वैसे चेंज कीजिए। आप इमेज अच्छे से फिट हो इसलिए उसे क्रॉप भी कर सकते हैं। अब इमेज को सिलेक्ट करके रखिए और फॉर्मेट टैब में जाइए। बैकग्राउंड फॉर्मेट कीजिए। आई ड्रॉपर से इमेज के बैकग्राउंड के लिए स्लाइड कलर सिलेक्ट कीजिए। अब दूसरी इमेज चुन के उसे रीसाइज कीजिए। उसे पोस्ट पर रखिए। जैसे चाहे वैसे क्रॉप कीजिए। फॉर्मेट टैब से इमेज के लिए एक पिक्चर स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। उसी तरह दूसरी इमेजेस प्लेस करके उन्हें फॉर्मेट कीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए और बिजनेस का लोगो इंसर्ट कीजिए। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट अब तैयार है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा सकती है। उसे एक्सपोर्ट करते हैं। फाइल मेन्यू में जाइए, क्लिक एक्सपोर्ट। क्योंकि आप एक मार्केटर या सोशल मीडिया विशेषज्ञ हैं, तो आपको आपके पोस्ट के लिए शायद क्लाइंट की मंजूरी लेनी होगी। आप डिजाइन की हुई पोस्ट पावर पॉइंट में पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। जब आप सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना चाहते हो तो आप उस प्रेजेंटेशन को एज ए इमेज सेव कर सकते हैं। सेव एज पर क्लिक कीजिए और जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिए। जो स्लाइड एज ए इमेज सेव करनी है उसे स्पेसिफाई कीजिए। ये रही आपकी सोशल मीडिया पोस्ट।
आपने अभी तक जो सीखा उसका ये सारांश है। सोशल मीडिया इमेजेस और पोस्ट क्या होते हैं, इसका स्पष्टीकरण। सोशल मीडिया पोस्ट के इंपॉर्टेंस की जानकारी। सोशल मीडिया जिन लोगों के लिए उपयुक्त है उन्हें आइडेंटिफाई करना। कलर थियरी क्या होती है, इसका स्पष्टीकरण। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट यूज करके सोशल मीडिया इमेजेस और पोस्ट्स बनाना। सारा ने कपड़ों के नए सेट के लिए एक एडवर्टाइज के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। उसके पोस्ट को प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे लाइक्स, टैग्स और कमेंट्स मिले हैं। कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट को नए फॉलोअर्स भी मिले हैं। हम आशा करते हैं कि इससे प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ेगी। एक आवासीय सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी राकेश पानी से संबंधित कुछ समस्याओं की चर्चा हेतु कल जल विभाग के निदेशक से मिलना चाहते हैं। कई बार फोन करने पर भी उन्हें मुलाकात के लिए नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। फिर उनके कार्यालय से उन्हें पता चला कि वो ऑनलाइन नियुक्ति भी करवा सकते हैं। आइए देखें इसे कैसे करते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। सरकारी अधिकारी के साथ नियुक्ति के लिए विभिन्न चरणों को सूचीबद्ध करना, नियुक्ति की स्थिति की जांच के लिए प्रक्रिया का वर्णन करना और ईमेल के द्वारा ई-विजिटर पास प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन। सरकारी अधिकारी के साथ नियुक्ति के लिए वेबसाइट पर जाएं, फिर न्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। अब विजिटर डिटेल्स सेक्शन में नाम, पता, लिंग और उम्र जैसी सूचना डालें। दी हुई सूची से पहचान पत्र का एक विकल्प चुनें और विवरण दें। वैध ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दें। टू मीट सेक्शन में मंत्रालय, विभाग या संस्था का नाम, कार्यालय भवन का नाम, अधिकारी का नाम और पद सिलेक्ट करें। उपयुक्त विजिट टाइप सिलेक्ट करें। यदि और भी आगंतुक हों तो उनकी संख्या बताएं। नियुक्ति के लिए अनुमोदित तारीख और समयावधि डालें। मुलाकात के उद्देश्य का संक्षिप्त विवरण दें। दी हुई फील्ड में कैप्चा कैरेक्टर डालें। सभी विवरण जांचें और सबमिट पर क्लिक करें। दिए गए ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड अथवा ओटीपी आ जाएगा। दी हुई फील्ड में इसे डालें और ओके पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन ऑफ विजिटर पेज दर्शाता है कि आपकी नियुक्ति की पुष्टि हो गई है। आवेदन अधिकारी के पास जमा हो जाता है और वो अपनी उपलब्धता के अनुसार नियुक्ति का समय देता है। नियुक्ति की पुष्टि के बारे में आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर सूचना मिल जाती है। पुष्टि के पेज पर ओके पर क्लिक करें। होम पेज पुनः प्रस्तुत होता है। मुलाकात के लिए अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए चेक अपॉइंटमेंट स्टेटस पर क्लिक करें। दी गई फील्ड में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और सर्च पर क्लिक करें। आपकी नियुक्ति की स्टेटस पेंडिंग या कंफर्म होगी। मुलाकात के दिन आपको कार्यालय के परिसर में प्रवेश करने के लिए विजिटर पास की आवश्यकता होगी। ईमेल से विजिटर्स पास स्लिप पाने के लिए पास ऑन ईमेल पर क्लिक करें। पहचान के लिए नियुक्ति लेते समय आपने जो पहचान पत्र प्रस्तुत किया था उसे साथ ले जाएं। आप देख सकते हैं कि इस प्रयास से किसी सरकारी अधिकारी से
ऑनलाइन नियुक्ति लेना बहुत आसान हो गया है। इससे नियुक्ति पाने के लिए बार बार फोन करने या कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे नागरिकों का समय और श्रम बचता है। अब दूसरों को भी इस ऑनलाइन सुविधा के बारे में बताकर उनकी सहायता करें। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। सरकार के पोर्टल पर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार रजिस्टर किया जाता है, इसका वर्णन करना। डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को स्पष्ट करना। जन्म या मृत्यु की घटना में रिश्तेदारों ने घटना घटित होने के 21 दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस अवधि के दौरान अगर घटना की रिपोर्ट की गई तो कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। आप घटना को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर घटना को घटित होकर 21 दिन हो गए हैं तो फिर आपको संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय को संपर्क करना जरूरी है। जन्म और मृत्यु। डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने से पूर्व सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है। इनमें निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स शामिल है। निर्धारित फॉर्म में नजदीक के रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों द्वारा घोषणा, निर्धारित फॉर्म में जानकारी अर्थात फॉर्म 2, मृतक के पते का सबूत। ये किसी भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की प्रति हो सकती है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या वैध राशन कार्ड। आप crsorgi.gov.in पर भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही वेबसाइट पर रजिस्टर किया है तो यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर कीजिए और फिर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। दूसरी तरफ अगर आप नए यूजर हैं तो आपका अकाउंट तैयार करने के लिए जनरल पब्लिक साइन अप पर क्लिक कीजिए। स्टार चिन्हित स्थान अनिवार्य है। आपके व्यक्तिगत विवरण जैसे आपका यूजर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कीजिए। आगे घटना जहां घटित हुई उस स्थान को एंटर कीजिए। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैरेक्टर्स को वैसे ही एंटर कीजिए और रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। अनिवार्य विवरणों के सफलतापूर्वक एंटर होने पर आपको रजिस्टर करने के लिए धन्यवाद का संदेश आता है और आपका यूजर आईडी सक्रिय करने के लिए आपसे आपका ईमेल चेक करने के लिए कहा जाता है। पुष्टिकरण ईमेल को ओपन कीजिए और लॉगिन आईडी लिख लीजिए। आपका अकाउंट सक्रिय करने के लिए क्लिक हियर लिंक पर क्लिक कीजिए। आपको नए पेज के लिए निर्देशित किया जाता है और 2 बार पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाता है। दिखाई गई इमेज में कैप्चा लेटर्स को एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आपका अकाउंट सक्रिय हुआ है। यूजर लॉगिन सेक्शन में आपका यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कीजिए। कैप्चा कोड एंटर कीजिए और लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। मृत्यु को रजिस्टर करने के लिए माउस पॉइंटर को डेथ मेन्यू विकल्प पर लेकर जाइए और ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कीजिए। स्टार चिन्हित स्थान अनिवार्य है। रजिस्टर किए जा रहे मृत्यु की घटना के फॉर्म नंबर यदि कोई है तो उसको एंटर कीजिए या अन्य वैसे ही खाली रखिए। रिपोर्ट की गई तारीख और मृत्यु की तारीख अपने आप प्रदर्शित होती है। मृतक व्यक्ति से संबंधित जानकारी को एंटर करने के लिए आपसे कहा जाता है, जैसे कि नाम, लिंग, आयु आदि। मृतक के मृत्यु के समय के स्थान के पते के साथ साथ उसके स्थायी पते को एंटर कीजिए। मृत्यु के स्थान को सिलेक्ट कीजिए और पते के विवरणों को एंटर कीजिए। घटना की सूचना देने वाले व्यक्ति अर्थात घटना को रजिस्टर करने वाला व्यक्ति के बारे में भी जानकारी एंटर कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। इस सेक्शन में मृतक के शहर या गांव को एंटर कीजिए और उसके धर्म और व्यवसाय को एंटर कीजिए। अन्य आवश्यक जानकारी को एंटर कीजिए। फिर रिपोर्टिंग फॉर्म की दूसरी कॉपी अपलोड कीजिए। प्रदान किए गए टेक्स्ट एरिया में यदि कोई रिमार्क है तो वो एंटर कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। आपके द्वारा एंटर की गई जानकारी में यदि कुछ जानकारी शामिल करनी है तो एडिट बटन पर क्लिक कीजिए। इस समस्त जानकारी की जांच करने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से रजिस्ट्रेशन स्थायी होता है और संदर्भित क्रमांक निर्माण होता है। डेथ एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है। इस फॉर्म की प्रिंट दीजिए
और एप्लीकेशन के नीचे दिए हुए पते पर समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ संबंधित रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट द्वारा या हाथों से फॉर्म को आगे भेज दीजिए। आपके एप्लीकेशन के सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल आईडी पर आपको पुष्टिकरण मेल प्राप्त होती है। जब संबंधित रजिस्ट्रार को आपका एप्लीकेशन प्राप्त होगा, तब ईमेल के माध्यम से आपके एप्लीकेशन स्थिति के बारे में आपको सूचित किया जाएगा। एप्लीकेशन संदर्भ क्रमांक के हवाले से पोर्टल के होम पेज से किसी भी समय इन विवरणों को भी चेक किया जा सकता है। ये घोषणा परिवार के सदस्य या रिश्तेदारों द्वारा डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए दी जा रही है। घटना घटित होने के 21 दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। ये डेथ सर्टिफिकेट का नमूना है। इस प्रकार से मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये सुविधाजनक नहीं है? याद रखिए, जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में इस जानकारी को आपके दोस्तों के साथ जरूर बांटिए, ताकि जरूरत आने पर सरकारी कार्यालयों में बार बार चक्कर लगाने के बजाय वे इसका लाभ उठा सकते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन चेक करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी सरकारी रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए आपको https://esearchigr.maharashtra.gov.in इस वेबसाइट को भेज देना जरूरी है। सबसे पहले एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए स्क्रीन की बाईं तरफ स्थित इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। मौजूदा अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कीजिए। तीसरे बॉक्स में नजर आ रहे कैरेक्टर्स को एंटर कीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर कीजिए, जैसे कि संपूर्ण नाम, लिंग, राष्ट्रीयता और जन्म तारीख। आपका व्यवसाय, मोबाइल क्रमांक, ईमेल आईडी और पैन क्रमांक भी एंटर कीजिए। स्टार लगे हुए स्थान अनिवार्य है। फिर आपके पते का संपूर्ण विवरण एंटर कीजिए। सेक्शन में आपके इच्छानुसार यूजर आईडी को एंटर कीजिए। यदि ये उपलब्ध हैं तो चेक करने के लिए वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो अन्य यूजर आईडी एंटर कीजिए। पासवर्ड एंटर कीजिए। भविष्य के संदर्भ के लिए आपके लॉगिन विवरणों को लिख लीजिए। दिए हुए स्थान में कैरेक्टर्स को एंटर कीजिए। चेक कीजिए यदि समस्त जानकारी सही है और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने पर आप ये संदेश देखेंगे। लॉगिन करने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए। संपत्ति संबंधी किसी सरकारी रिकॉर्ड को देखने के लिए आपको उसकी वेबसाइट पर जाना होगा। आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट देखने के लिए यहां दो तरीके हैं। पहला तरीका है संपत्ति के विवरण का उपयोग करके और दूसरे तरीके में डॉक्यूमेंट नंबर का उपयोग करते हैं। आइए हम अपने डॉक्यूमेंट को खोजने के लिए इसका उपयोग करें। स्क्रीन के बाईं ओर स्थित डॉक्यूमेंट नंबर पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर दाहिनी ओर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सेक्शन नजर आता है। अब इन 3 रेडियो बटन में से किसी एक को चुनकर रजिस्ट्रेशन टाइप को सिलेक्ट करें। अब संबंधित ड्रॉप डाउन सूचियों में से डिस्ट्रिक्ट, SRO और ईयर रजिस्ट्रेशन का डालें। अंत में डॉक्यूमेंट नंबर डालकर और शोध पर क्लिक करें। सबमिट करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड अथवा OTP आता है। दी हुई फील्ड में OTP डालें और शोध पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट का नाम और संपत्ति का विवरण प्रदर्शित होते हैं। आप इंडेक्स 2 बटन पर क्लिक करके इंडेक्स 2 डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। बटन पर क्लिक करने से पहले अपने ब्राउजर सेटिंग में जांच लीजिए कि पॉपअप ब्लॉक तो नहीं है। बटन पर क्लिक करने के बाद संबंधित विवरणों के साथ इंडेक्स 2 नजर आएगा।
तो आपने देखा कि महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा स्थापित ये ऑनलाइन उपक्रम नागरिकों के लिए जल्द और आसानी से समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। अब आपको पता है कि ये कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करते हैं। आपको किसी लिखित सूचना को पैराग्राफ में डालने की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे किसी उत्पाद की उपयोगिता के विषय में टिप्पणियां। सुनिश्चित करें कि स्पेलिंग और व्याकरण सही हो। यदि आप कुशल नहीं हैं, तो इसके लिए विभिन्न टूल उपलब्ध होते हैं। अक्सर आप पाएंगे कि आपको दिया गया डेटा पूरा नहीं होता। छूटी हुई फील्ड को चिन्हित करें और डेटा से संबंधित यदि कोई गलती हो तो उन्हें दूर करें। दर्ज किए गए प्रत्येक रिकॉर्ड की सामान्यतः एक विशिष्ट पहचान होती है। जहां तक संभव हो, सुनिश्चित करें कि यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में सही स्थानों पर जांच नहीं होती, फिर भी आप डुप्लीकेट डेटा एंटर न करें। कभी-कभी आपको विभिन्न डॉक्यूमेंट से डेटा एकत्र करके फिर उसे एंटर करने की आवश्यकता होती है। अन्य स्थितियों में आपको डेटा की तुलना करने की और अंतर दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। चुने हुए डेटा एंटर करना अत्यधिक सामान्य बात है। आपको दिए गए डेटा के केवल एक भाग को ही एंटर करने की आपको आवश्यकता हो सकती है। कभी-कभी डेटा को पहले से मौजूद डेटा के साथ लिंक करना होता है। सुनिश्चित करें कि आप सही ढंग से लिंक करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई शिकायत दर्ज होती है, तो शिकायत संख्या के द्वारा इससे संबंधित संवादों पर नजर रखी जा सकती है। अतः उस संख्या के द्वारा सभी बातचीत को समुचित ढंग से दर्ज किया जा सकता है। कई बार पहले से मौजूद डेटा को बदलने की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि सही रिकॉर्ड अपडेट किया हुआ है।